Welcome back, students. Our next topic in the second chapter, the end of bipolarity, is consequences of disintegration. That is, what was the outcome or result of disintegration. Before this, we had studied about the causes of disintegration, कि क्या कारण थे जिसकी वजह से USSR disintegrate हुआ था. Now, the first consequence is end of Cold War confrontations. Confrontations means conflicts and clashes. Means इसके बाद जो कोल्ड वॉर था वो खत्म हो गया था, उसके क्लैशेस जो थे, इट हैड केम टू एन एंड. The war of ideologies engaged military of two blocs, triggered a massive arms race, accumulation of nuclear weapons, existence of military blocks. तो जो दोनों आइडियोलॉजीज के बीच में जो वॉर थी, दैट इज आइडियोलॉजी ऑफ यूएस वॉज कैपिटलिज्म एंड आइडियोलॉजी ऑफ यूएसएसआर वॉज कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म. तो यहाँ क्या हुआ था कि जो दोनों आइडियोलॉजीज के बीच में जो वॉर थी, इट एंगेज मिलिट्री ऑफ टू ब्लॉक्स. दोनों ही ब्लॉक्स की मिलिट्री को जो है इसने एंगेज करके रखा हुआ था. दोनों कौन से हो गए ब्लॉक्स? यूएस एंड यूएसएसआर. इट ट्रिगर्ड अ मासिव आर्म्स रेस. और इसने क्या किया था? एक बहुत बड़े आर्म्स रेस को जो है इसने ट्रिगर किया हुआ था, रोका हुआ था. एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स, एंड अलॉन्ग विद दिस डेवलपमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आर्म्स वेपन्स भी थे, और जो न्यूक्लियर वेपन्स का एक्यूमुलेशन था वो भी वहां पर बहुत ज्यादा हो गया था. एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस मीन्स एंड टू आर्म्स रेस, दैट इज पॉसिबल पीस. तो व्हाट डज इट मेंट कि जो कोल्ड वॉर के जो कन्फ्रंटेशंस थे, ये माना जा रहा था कि अगर ये खत्म हो जाते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो आर्म्स रेस है, आपस में दोनों कंट्रीज के बीच में एक होड़ लगी हुई थी कि किसके पास जो आर्म्स हैं वो सबसे ज्यादा होंगे, वेपन्स किसके पास सबसे ज्यादा होंगे. तो ये माना जा रहा था कि जब कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस खत्म हो जाएगा तो जो आर्म्स रेस है इट विल ऑल्सो कम टू एन एंड. तो माना जा रहा था कि एक पॉसिबल पीस, एक तरह की शांति जो है वो वहां पर हो जाएगी. So this was the first consequence of disintegration. Second is creation of a unipolar system. That is the USSR disintegration. Creation of unipolar. Unipolar का meaning क्या होता है? Unipolarity in international politics is a distribution of power in which one state exercise most of the cultural, economic and military influence. It is an interstate system and not an empire. Means unipolar का meaning हो जाएगा कि एक ही state के पास जो है उसके पास कौन सी पावर्स होंगी, कि वो कौन कौन सी पावर्स एक्सरसाइज करेगा, कल्चरल, इकोनॉमिक और मिलिट्री जो पावर्स हैं उसको वही फंक्शन करेगा. इंटरस्टेट ये फंक्शंस होंगे. इंटरस्टेट जो है ये पावर्स एक स्टेट एंजॉय करेगा, एक से ज्यादा नहीं कर सकते हैं. तो किस चीज का क्रिएशन हुआ था? यूनिपोलर सिस्टम का. चेंज इन द पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उस समय जो पावर रिलेशंस थे उसमें काफी सारे चेंजेस नजर आए थे. कब? आफ्टर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. एंड ऑफ कोल्ड वॉर. जब कोल्ड वॉर खत्म हुई, आफ्टर दैट द वर्ल्ड हैड टू ऑप्शंस. फर्स्ट वॉज रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट एंड क्रिएट अ यूनिपोलर सिस्टम. तो रिमेनिंग सुपर पावर वॉज यूएसए. वाई? प्रीवियस वीडियो ऑल्सो वी हैड स्टडीड कि जो यूएसए था उसकी आइडियोलॉजी क्या थी? कैपिटलिज्म. यूएसएसआर ने भी उसी की आइडियोलॉजी अपना ली थी, जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था और यूएस जो है ऊपर एक सुपर पावर बनकर आया था. तो उनका मानना क्या था? पहला ऑप्शन क्या था कि जो एक सुपर पावर बचा हुआ है, जो यूएसए है, इट वुड डोमिनेट एंड क्रिएट अ यूनिपोलर सिस्टम, कि वो सब पर अपना वर्चस्व दिखाए, वो सबके ऊपर हावी हो जाए और एक यूनिपोलर सिस्टम को जो है क्रिएट करे. एंड सेकेंड ऑप्शन वॉज डिफरेंट कंट्रीज और ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज कैन बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, ब्रिंगिंग इन अ मल्टीपोलर सिस्टम. दूसरा ऑप्शन क्या था कि काफी सारी जो बाकी की कंट्रीज हैं, अलग अलग कंट्रीज और ग्रुप्स हैं, वो जो हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएं इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल पावर सिस्टम में. वो आकर अपना काम दिखाएं और साथ ही साथ क्या लेकर आए? एक मल्टीपोलर सिस्टम लेकर आए. अब मल्टीपोलर क्या होता है कि in which power is distributed at least among 3 nation states, those who have nearly equal amount of military, cultural and economic influence. तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक ही स्टेट के पास मिलिट्री, इकोनॉमिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस होगा, वो सारे पावर्स यूज करेगी. और यहाँ क्या है कि 2 या 3 एटलीस्ट ऐसे नेशन जिनके पास ये सारी पावर्स हों. तो इनका मानना क्या था? या तो यूनिपोलर सिस्टम बनाओ या फिर मल्टीपोलर सिस्टम, वेयर नो सिंगल पावर कैन डोमिनेट, जहां सिर्फ एक सिंगल पावर जो है वो बाकियों के ऊपर हावी नहीं होगी. एज अ रिजल्ट यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर. अब इनका रिजल्ट क्या निकल कर आया? आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर दे हैड 2 ऑप्शंस, और ऑप्शंस का जो रिजल्ट था वो क्या निकल कर आया? यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिकेम डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों है ये? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? कैपिटलिज्म थी. तो
कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी थी ये क्या उभर कर आई, ये क्या बनकर आई, डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बनकर आई। यही जो है इंटरनेशनली सबके ऊपर इसने अपना डोमिनेंस दिखाया। World Bank and International Monetary Fund, that is the IMF, became powerful advisors to these countries. तो जो World Bank था और International Monetary Fund जो थे, जो IMF थे, उन्होंने क्या किया, जो ये कंट्रीज थी ये इनके पावरफुल एडवाइजर्स बन गए। और साथ ही साथ दे गेव देम लोन्स फॉर देयर ट्रांजिशंस टू कैपिटलिज्म। इन्होंने इनको लोन भी देना शुरू कर दिया। किस चीज के लिए? फॉर द ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस मीन्स चेंजिंग फ्रॉम कम्युनिस्ट सिस्टम टू कैपिटलिस्ट सिस्टम। जो कम्युनिस्ट से जो कैपिटलिस्ट सिस्टम का जो ट्रांजिशन हुआ था, जो चेंज हुआ था, इसके लिए आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने इनको लोन्स भी देने शुरू कर दिए। पॉलिटिकली द नोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एमर्ज एज बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। और पॉलिटिकली देखा जाए तो क्या चेंज आए थे कि इनका जो एक नोशन था, जो इनकी एक धारणा थी, किस चीज की? लिबरल डेमोक्रेसी की। लिबरल डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है? आइडियोलॉजीज दैट वर रिप्रेजेंटेड बाय द यूएस emerged as best way to organize political life। तो ये एक अपने आप में उभर कर सामने आई। So this was the second consequence of disintegration. Now the last one is emergence of new countries. These countries had their independent aspirations and choices. अब जो ये countries थी, इनका क्या हुआ? उसके बाद जो है, जो नई countries थी वो उभर कर सामने आई। तो first क्या था? These countries had their independent aspirations and choices. जो ये countries थी, इनकी अपनी aspirations थी, they had their own hopes, their ambitions and their desires. Baltic and East European states wanted to join European Union, that is the EU, and became a part of North Atlantic Treaty Organization. तो जो Baltic और East European states थे, Baltic states कौन कौन से थे? एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये जो states थे, और जो East European states थे, ये क्या करना चाहते थे? ये यूरोपियन यूनियन के साथ आपस में उनके जुड़ना चाहते थे और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, विच वी हैड स्टडीड इन आवर फर्स्ट वीडियो इन द फर्स्ट लेसन, ये उसका एक पार्ट बनना चाहते थे। साथ ही साथ जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, ये तो हो गया बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, दे वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर जियोग्राफिकल लोकेशन एंड कंटिन्यू क्लोज टाइज विद रशिया एंड एस्टैब्लिश टाइज विद द वेस्ट, द यूएस, चाइना एंड अदर्स। तो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, ये अपने टेक एडवांटेज ऑफ द जोग्राफिकल लोकेशन, अपने जोग्राफिकल लोकेशन का फायदा उठाना चाहते थे और इनके जो रिलेशन से रशिया के साथ उनको एज इट इज रखना चाहते थे। और साथ ही साथ ये नए एस्टैब्लिशमेंट, नए रिलेशंस किसके साथ जाते थे? वेस्ट के साथ, दैट इज द यूएस, चाइना और बाकी के जो कंट्रीज थे उनके साथ ये जुड़ना चाहते थे। सो दिस वाज द लास्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। सो बिफोर इट वाज कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, की क्या कारण थे जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ था। नाउ दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेज, की आउटकम क्या था, रिजल्ट क्या था, कि जिस समय डिसइंटीग्रेशन हुआ है तो उसकी वजह से क्या हुआ। तो फर्स्ट क्या था? दैट द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस केम टू एन एंड। सेकंड वाज द क्रिएशन ऑफ अ यूनिपोलर सिस्टम। और थर्ड वन क्या है? एमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। सो दीज वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।